हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे। फेस्टिव सीज़न चल रहा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स इसी रो में हैं एक तरह से। ठीक है, वो भी मनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, जहाँ हम 7-8 घंटे पढ़ते थे वहाँ हम 2-4 घंटे तो निकाल ही लेंगे। तो हम आजकल मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ कर रहे हैं। उसमें इस समय द नेशनल मूवमेंट 1858 से लेकर के 1905 तक, यानी कि 1858 से लेकर के 1905 तक क्या क्या गतिविधियाँ हुई, क्या क्या देश में चल रहा है, उसके बारे में जान रहे हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर के अंदर वो हम आज जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिफॉर्म्स एंड 2-4 और भी टॉपिक्स इसी में हैं। शुरू करते हैं। ओके। फ्रॉम द बिगिनिंग द अर्ली नेशनलिस्ट बिलीव डैट इंडिया शुड इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि अब डेमोक्रेटिक यानी कि हमें डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहिए और अपनी गवर्नमेंट हो, ऐसा उनके अंदर विचार आ रहा है। ये जो नेशनलिस्ट लोग हैं, मतलब राष्ट्रवादी लोग हैं। बट दे डिड नॉट आस्क फॉर द इमीडिएट फुलफिलमेंट ऑफ देयर गोल। लेकिन उन्होंने तुरंत इसकी मांग नहीं की थी ना। देयर इमीडिएट डिमांड्स वर एक्सट्रीमली मॉडरेट, बहुत ही मॉडरेट उनकी डिमांड्स थी। दे होप टू विन फ्रीडम थ्रू ग्रेजुअल स्टेप्स। वो ये जान रहे थे कि धीरे धीरे हम आज़ादी को अचीव करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, दे वर ऑल्सो एक्सट्रीमली कॉशियस, है ना, लेस द गवर्नमेंट सप्रेस देयर एक्टिविटीज़। फ्रॉम 1885 टू 1892 दे डिमांडेड द एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। आप सभी को पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, से पहले भी पढ़ाया है मैंने। तो इनके बीच में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में आ रहे हैं, वो थोड़ी धीरे धीरे बजट को इंक्लूड करवा रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इसमें हो रहे हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड बाय देयर एजिटेशन टू पास द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। पास किया गया किसके एजिटेशन की वजह से? ये जो लोग हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, ये एजिटेशंस कर रहे थे। ठीक है, बाय दिस एक्ट द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज द प्रोविंशियल काउंसिल्स वर इंक्रीज। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मेंबर इंक्रीज हो रहे हैं, और जो लोकल प्रोविंशियल काउंसिल है, प्रांतीय काउंसिल है, उसमें भी क्या हो रहा है, नंबर्स इनके मेंबर्स के इंक्रीज हो रहे हैं। सम ऑफ दीज मेंबर्स कुड बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इंडियंस। कुछ इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं इंडियंस के द्वारा, बट द ऑफिशियल मेजरली रिमेन्ड। ठीक है, लेकिन बता रहे हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं वो मेजोरिटी में अभी भी। ठीक है, द नेशनलिस्ट यहाँ पे बट द ऑफिशियल मेजोरिटी रिमेन्ड। द नेशनलिस्ट वर टोटली डिससेटिस्फाइड विद द एक्ट ऑफ 1892। लेकिन अब इसमें जो नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी जो लीडर्स हैं, वो बेसिकली क्या हो रहे हैं, बहुत असंतोष से घिरे हुए हैं। उनको इस एक्ट से क्या हो रहा है, बहुत असंतोष हो रहा है। एंड डिक्लेयर्ड इट टू बी अ हॉस्ट। They demanded a larger share of Indians in the councils and as also wider powers for them. वो डिमांड कर रहे हैं नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी लोग कि इसमें जो काउंसिल है इसमें इनको मतलब शेयर मिले, ज़्यादा शेयर मिले, इसमें ज़्यादा हमारे मेंबर्स आएँ काउंसिल में और उनको ज़्यादा पावर्स भी मिले। In particular, they demanded Indian control over the public purse and raised the slogan that had earlier become the national cry of the American people during the war of independence, no taxation without representation। अब देखिए, जहाँ अमेरिका में जो आज़ादी के लिए जो युद्ध वगैरह छिड़ा हुआ था, तो वहाँ पे ये नारा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी टैक्स नहीं देंगे जब तक हमें आप रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं देंगे। वही इंडिया में भी चल रहा है ये स्लोगन कि जब तक हम कर तब तक नहीं देंगे जब तक हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। ठीक है, at the same time they failed to broaden the base of their democratic demands. They did not demand the right to vote for the masses for women। उन्होंने इसी बीच क्या है ना कि ऐसा समझ में आ रहा है कि उन्होंने इस बीच ये नहीं डिमांड की कि कॉमन मैन को वोटिंग का अधिकार मिल जाए या वुमेन को वोटिंग का अधिकार मिल जाए। तो इस तरह से शॉर्ट कमिंग्स हैं इसकी। बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th century द नेशनलिस्ट लीडर्स एडवांस फर्दर एंड पुट फॉरवर्ड द क्लेम फॉर स्वराज ना। स्वराज के लिए उन्होंने अपना क्लेम रखा और सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द मॉडल ऑफ सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में है वैसा ही वो चाह रहे थे कि हमारी खुद की गवर्नमेंट हो। दिस डिमांड वॉज मेड फ्रॉम द कांग्रेस
platform by Gokhale in 1905 and दादा भाई नौरोजी in 1906। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में डिमांड रखी थी और उससे पहले ही गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में ऐसी डिमांड रख दी थी कि अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिफॉर्म्स। देखिए द अर्ली नेशनलिस्ट वर फियरलेस क्रिटिक्स ऑफ इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड वर्क्स इन सेंस कंटिन्यूसली वर्क किया उन्होंने फॉर द रिफॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रिडन विद द करप्शन, इनएफिशिएंसी एंड ऑपरेशन। बहुत सारा करप्शन था, बहुत सारी इनएफिशिएंसी थी, यानी जो काबिल भी नहीं लोग हैं, सिर्फ ब्रिटिशर्स हैं, यूरोपियंस हैं, उन्हीं को रख लिया जाता था। और ऑपरेशन तो रहेगा। ये ऑपरेशन मतलब वैसा ऑपरेशन वाला नहीं है, ये बेसिकली एक तरह से उनके अंदर कुंठाएँ भरी हुई हैं, ठीक है। द मोस्ट important administrative reform they desired was the Indianization of the higher grades of the administrative services। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये डिमांड क्या रख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के एरिया में, क्या कि इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज हो, यानी कि इन एरियाज़ में हायर ग्रेड्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसमें इंडियंस भी आएँ और ज़्यादा संख्या में आएँ, ठीक है। They put forward their demand on economic, political and moral grounds. Economically, the European monopoly of the highest services was harmful on two grounds. Europeans were paid at very high rates and this made Indian administration very costly। एक तो यूरोपियंस को बहुत हाई पे देना पड़ रहा था, वो दे भी रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। और दूसरा ये सब इसका असर कहीं ना कहीं इंडियन इकॉनमी पे पड़ रहा था। इंडियंस ऑफ सिमिलर क्वालिफिकेशंस कुड बी एम्प्लॉयड एट लोअर सैलरीज, और इसी ये बात रखी जा रही थी कि जो इंडियंस हैं उनको लोअर सैलरीज पे भी रखा जा सकता है इसी पद पे ना, जो भी हाई ग्रेड्स के पद हैं। एंड यूरोपियन सेंट आउट ऑफ इंडिया अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर सैलरीज एंड देयर पेंशंस वर पेड इन इंग्लैंड। दिस एडेड टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। इसी ने क्या किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ किया था, यहाँ से सब इकट्ठा कर करके ब्रिटेन भेज रहे थे ना, इसलिए। Politically, the nationalists hoped that the Indianization of the sea services would make the administration more responsive to the Indian needs. The moral aspect of the question was stated by Gopal कृष्ण गोखले इन 1897। मतलब वो समझ पा रहे हैं कि अगर यहाँ इंडियंस आ जाएंगे तो वो कॉमन पीपल की समस्याओं को समझ पाएंगे, उनके थॉट्स को जान पाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी और इससे देश थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाएगा, ठीक है, फाइन। अब देखिए डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। From the beginning, politically conscious Indians had been powerfully attracted not only to democracy but also to the modern civil rights, namely the freedom of speech, the press, thought and association। आप सभी समझ पा रहे हैं कि शुरुआत से ही जो पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग थे, इंडियंस थे, वो किसकी तरफ आकर्षित थे, डेमोक्रेसी की तरफ तो आकर्षित थे ही, साथ ही वो मॉडर्न सिविल राइट्स, यानी कि उनको समझ में आ रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, बोलने का अधिकार हो, प्रेस हो, ठीक है ना, और अपना एसोसिएशन बना सकें, अपने थॉट्स रख सकें, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दे पुट अप a strong defense of these civil rights whenever the government tried to curtail them. It was during this period and as a result of nationalist political work that democratic ideas began to take root among the Indian people in general and the intelligentsia in particular, ठीक है। अब सभी लोग क्या हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये राइट्स बहुत ज़रूरी हैं और इनसे हम क्या आज़ादी ला सकते हैं, ठीक है। और जो इंटेलिजेंसिया है, यानी कि यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो विशेष तौर पर ये समझ रहा है कि ये राइट्स कितने ज़रूरी हैं, ठीक है। इनफैक्ट द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेटिक फ्रीडम बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। In 1897, the Bombay government arrested B.G. Tilak and several other readers and newspaper editors and tried them, spreading disaffection among the government। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 1897 में B.G. तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया जा रहा है और उनके साथ ही और भी लीडर्स को अरेस्ट किया गया है। किस लिए अरेस्ट किया गया है कि उनको ब्रिटिशर्स को लग रहा है कि ये न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के थ्रू क्या फैला रहे हैं, डिसअफेक्शन फैला रहे हैं, यानी कि असंतोष फैला रहे हैं आपस में, और जो प्रेम भाईचारा है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दे वर सेंटेंस टू लॉन्ग टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, बहुत सारा उनको एक तरह से कारावास लंबा दिया गया। एट द सेम टाइम टू पूना लीडर्स, कौन कौन से, द नाटू ब्रदर्स वर डिपोर्टेड विदाउट ट्रायल। पूना लीडर्स यानी पूना से बिलोंग करते रहे होंगे, नाटू ब्रदर्स थे, उनको बिना ट्रायल के ही डिपोर्ट कर दिया गया। द इंटायर कंट्री प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस अटैक
on the liberties of the people, Tilak, hitherto known largely in Maharashtra, became overnight an all India leader. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा कंट्री प्रोटेस्ट कर रहा है किसके लिए, आज़ादी के लिए, बीजी तिलक की आज़ादी के लिए। और इस तरह वो महाराष्ट्र से निकल के पूरे देश के वो क्या बन गए हैं, लीडर बन गए हैं रातों रात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल वर्क, कैसे कैसे होता था। द इंडियन नेशनल मूवमेंट up to 1905 was dominated by the leaders who have often been described as moderate। अभी तक क्या हो रहा है, 1905 तक moderates ही, जो moderate leaders है यानी कि नरम दल वाले ना, वो सारी बागडोर संभाले हुए हैं। ठीक है, the political methods of moderates can be summed up briefly as constitutional agitation within the four walls of the law and slow ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस। उनको ये समझ में आ रहा है कि वो अपनी संवैधानिक दायरे में ही सारा प्रोटेस्ट भी करते हैं, मांग रखते हैं, अपनी इस तरह की चीज़ें करते हैं जो मॉडरेट्स हैं। ठीक है, दे बिलीव डैट इफ पब्लिक ओपिनियन वॉज क्रिएटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड पॉपुलर डिमांड्स प्रेजेंटेड टू द अथॉरिटीज थ्रू पटिशंस, मीटिंग्स, रेजोल्यूशंस एंड स्पीचेस, द अथॉरिटीज वुड कॉन्सीड दीज डिमांड्स ग्रेजुअली एंड स्टेप बाय स्टेप। वो ये समझ रहे थे इस तरह से हम प्रोटेस्ट करेंगे, है ना, अपनी डिमांड्स रखेंगे तो धीरे धीरे वो हमारी बात सुनेंगे। ठीक है, देयर पॉलिटिकल वर्क हार्ड देयरफॉर हैड टू pronged direction, first to build up a strong public opinion in India, to arouse the political consciousness and the national spirit of the people, and to educate and unite them on political questions। और वो ये समझ पा रहे हैं कि हम ऐसे प्रश्नों पे लोगों को एकत्रित कर सकते हैं, एकजुट कर सकते हैं जो कि कॉमन है ना। Basically, even the resolutions and the petitions of the National Congress were directed towards this goal. Though ostensibly their memorials and petitions were addressed to the government, their real aim was to educate the Indian people। उनका मेन उद्देश्य ये भी था कि इंडिया में जो लोग हैं उनको एजुकेट किया जाए। For example, even in 1891, the young Gokhale expressed disappointment at the two-line reply of the government to a carefully proposed memorial by Pune Sarvajanik Sabha। Justice Ranade replied, एक यहाँ पे इन्होंने रिप्लाई वगैरह आपस में पत्राचार हुआ होगा अंग्रेजों और इनके बीच में, तो वही दिया गया है। ठीक है, द मॉडर्न नेशनलिस्ट बिलीव दैट द ब्रिटिश पीपल एंड पार्लियामेंट वांटेड टू बी जस्ट टू इंडिया, बट दे डिड नॉट नो द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स। उनको रियल कंडीशन नहीं पता है ब्रिटिशर्स को। ठीक है, वही सब यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देयरफॉर नेक्स्ट टू एजुकेटिंग Indian public opinion, the moderate nationalists worked to educate British public opinion। For this purpose, they carried on active propaganda in Britain। ब्रिटेन में एक्टिव बहुत सारे प्रोपागंडाज चलाए जा रहे हैं। प्रोपागंडा का मतलब होता है उनका एक कोई निश्चित उद्देश्य के साथ किसी चीज़ को फैलाना। ठीक है, डेपुटेशन ऑफ लीडिंग इंडियंस वर सेंट टू ब्रिटेन टू प्रोपागेट द इंडियन व्यू। ठीक है, वहाँ डेपुटेशन में इंडियंस को भेजा जा रहा है ब्रिटेन में अपना व्यू रखने के लिए। ठीक है, इन 1889 अ ब्रिटिश कमिटी of the Indian National Congress was founded। In 1890 this committee started a journal called India। ठीक है, वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ब्रिटेन में इंडिया जनरल। ठीक है, दादा भाई नौरोजी spent a large major part of his life and income in England popularizing the India's case among its people। वहाँ पे वो क्योंकि ब्रिटेन में थे तो वहाँ पे अपने व्यूज़ रखते थे दादा भाई नौरोजी, और इंडिया में जो सिचुएशन है उसको भी फैला रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं। ठीक है, फाइन। अब देखिए रोल ऑफ मासेस देख लीजिए क्या क्या रोल है। द बेसिक वीकनेसेस ऑफ द अर्ली नेशनल मूवमेंट ले इन इट्स नैरो सोशल बेस। थोड़ा सा सोशल बेस नैरो था, इस वजह से ये कमियाँ हो गई। It did not yet penetrate down to the masses। In fact, the leaders lacked political faith in the masses, describing the difficulties in the way of organization of active political struggle। गोपाल कृष्ण गोखले pointed, क्या उन्होंने point out किया, to endless division and subdivisions in the country। The bulk of the population are ignorant and clinging with a tenacity to the old molds of thought and sentiment, which are averse to all changes and do not understand change। अब वो ये समझ पा रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले कह रहे हैं कि इतना डिवीज़न है और इतना सब डिवीज़न है इंडिया में कि जो कॉमन मैन है वो पुराने ही चीज़ों से मतलब पुरानी ही विचारधारा से एक तरह से उसी में डूबा हुआ है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो जीवन गुलामी वाला है इससे कैसे बाहर आना है। ठीक है, ठीक है। Thus the moderate leaders believe that aggressive mass struggle against colonial rule could be waged only after the heterogeneous elements of Indian society had
been welded into a nation, but in fact it was mainly in the course of such a struggle that the Indian nation could get formed. वो पता है कि स्ट्रगल तो बहुत भयंकर करना पड़ेगा अगर देश को आज़ादी दिलानी है और एक नेशन को फॉर्म करना है. The result of this wrong approach toward the masses was that the later were assigned a massive role in the early phase of national movement. It also led to political moderation. Without the support of the masses, they could not adopt a more aggressive political position. उनको पता था अगर जब तक masses का support नहीं मिलेगा हम इस पर कामयाब नहीं हो पाएंगे, एक एक्टिव मास मूवमेंट नहीं ला पाएंगे. As we shall see, the later nationalists were to differ from the moderates in precisely this respect. अब देखिए attitude to the government देखिए. The British authorities were from the beginning hostile to the rising nationalist movement and had become suspicious of the Indian National Congress. Dufferin, the viceroy, had tried to divert the national movement by suggesting to Hume that the Congress would devote itself to social rather than political affairs. अब डफरिन और जो ह्यूम ने बनाया था ना इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उनके बीच में वार्ता हो रही, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं डफरिन ह्यूम को कि जो कांग्रेस है वो सोशल चीज़ों पे ध्यान दे, पॉलिटिकल चीज़ों पे ना दे. ठीक है. इट्स बट द कांग्रेस लीडर्स हैड रिफ्यूज टू मेक द चेंज, लेकिन उनके लीडर्स ने मना कर दिया इस चीज़ के लिए. इट शून बिकेम अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द अथॉरिटीज़ एंड इट वॉज ग्रेजुअली बिकमिंग अ फोकस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. अब ये राष्ट्रवाद का एक नया हथियार बन गया. Dufferin, देखिए, British officials now began to openly criticize and condemn the National Congress and other nationalist spokesmen. अब ये इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या किया, खंडन करना शुरू किया इनकी स्पीचेस का, इनके कार्यों का जो नेशनलिस्ट लोग कर रहे थे. British officials from Dufferin downwards began to brand the nationalist leaders as disloyal babus. उनको किस तरह ब्रांड कर रहे हैं कि डिसलॉयल बाबूज हैं, यानी कि ये जो बाबूज बन के घूम रहे हैं ये क्या हैं, डिसलॉयल हैं, यानी ये लॉयल नहीं हैं, ये देश के प्रति समर्पित नहीं है और वफादार नहीं है. सीडिशियस ब्राह्मिन्स एंड वायलेंट विलेंस, इस तरह के उनको नाम दिए जा रहे हैं. द कांग्रेस वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, राजद्रोह जिसे बोलते हैं ना, सेडिशन. In 1887, Dufferin attacked the Indian National Congress in a public speech and ridiculed it as representing only a microscopic minority of the people. Dufferin ने एक तरह से मौकरी की, एक तरह से उनका मजाक उड़ाया, रिडिक्यूल किया. क्या कहा कांग्रेस को, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, बहुत छोटी, मतलब बहुत माइक्रोस्कोपिक, समझ ही रहे हैं, जो माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती. इन 1900 लॉर्ड कर्जन अनाउंस्ड टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दैट द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइज. डिमाइज का मतलब है जब मर जाते हैं ना तो उसका होता है तो शोक एक तरह से. तो वो बता रहे हैं कि अब कर्जन क्या कह रहे हैं 1900 में कि जो उस समय शायद किसको अनाउंस किया था इन्होंने, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, डेट कांग्रेस टॉटरिंग टू फॉल, यानी वो गिर रही है कांग्रेस और एक दिन क्या होगा, इसके सारे एम्बिशंस गिर जाएंगे और ये क्या हो जाएगी, इसकी शांतिपूर्वक इसका सफाया हो जाएगा. ठीक है, फाइन. इवैल्यूएशन ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट देख लीजिए क्या है ना, फिर उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे फाइनली. ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है. तो यहाँ क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द नेशनलिस्ट मूवमेंट द नेशनल कांग्रेस एंड डिड नॉट अचीव मच सक्सेस इन देयर अर्ली फेज में, इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली. वेरी फ्यू ऑफ द रिफॉर्म फॉर विच द नेशनल एजिटेटेड वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, कुछ ही रिफॉर्म्स को गवर्नमेंट ने माना था, बाकी सब पानी में चला गया. देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ ट्रूथ इन दिस क्रिटिसिज्म बट द क्रिटिक्स आर नॉट क्वाइट करेक्ट इन डिक्लेयरिंग द अर्ली नेशनल मूवमेंट अ फेलियर. पूरा तरीके से फेलियर भी नहीं कहा जा सकता जिस तरह से क्रिटिक्स इसको बताते हैं. ठीक है, historically viewed its record is quite bright if the immediate difficulties of the task they had undertaken are kept in view. It represented the most progressive force of the time. बहुत ही अच्छा स्टेप था. ठीक है, कांग्रेस का. It succeeded in creating a wide national awakening. एक नेशनल अवेकनिंग आई, चेतना आई, जागरण हुआ, in arousing among the people and the feeling that they belong to one common nation, the Indian nation. देख, उन्होंने ये तरह से जागृति की, आप देश को बिलोंग करते हैं, भारत देश को बिलोंग करते हैं. It made the people of India conscious of the bonds of common political, economic, social and cultural interest and of the existence of the common enemy in imperialism and thus helped to weld them in common nationality. इस तरह से उन्होंने बताया कि हम क्या हैं, एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, एक ही देश के वासी हैं, इन अंग्रेज़ों को बाहर निकालिए और जब हम मेजोरिटी में काम करेंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट कोई नया चैप्टर लेंगे. ठीक है, एडवांस में सबको हैप्पी दिवाली है. ठीक है, पढ़ते रहिए और फेस्टिवल भी इंजॉय करिए. कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.